हमारा लोक प्रशासन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। और ये है ना लोक प्रशासन की प्रकृति, यानी कि लोक प्रशासन है ना, इसकी प्रकृति के तीन है। एकीकृत दृष्टिकोण, प्रबंधित दृष्टिकोण, विज्ञान और कला का दृष्टिकोण। ये तीन प्रकार की प्रकृति का वर्णन पूरा डिटेल से करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे ना वो अलग पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र और परिभाषा है। तीन प्रकार पढ़ेंगे, प्रकृति पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो पहले पढ़ेंगे प्रशासन का अर्थ। ये प्रशासन का एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक की सारे नोट्स है मैंने अलग किए। और प्रशासन की जो विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेगी देखो शासन, फिर प्रशासन, फिर लोक प्रशासन, इस तरह पढ़ेंगे। तो शासन की विशेषताएं, प्रशासन की विशेषताएं, और उसके बाद है उद्देश्य और प्रकृति के आधार पर लोक प्रशासन का जो क्या क्या है। तो लोक प्रशासन है ना, एक तो है लोक प्रशासन, एक है निजी प्रशासन, दो प्रकार है इसके। और लोक प्रशासन का ये अर्थ है। फिर हम पढ़ेंगे प्रशासन की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? प्रशासन की। फिर पढ़ेंगे लोक प्रशासन की परिभाषा पढ़ेंगे। तो ये प्रशासन की परिभाषा वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है पूरी की पूरी। आप देख सकते हो क्या क्या मैं पूरा बताऊंगी, पूरा समझाऊंगी। अभी मैं बता रही हूँ कि मैं पढ़ाऊंगी क्या क्या। फिर पढ़ेंगे हम प्रशासन के लक्षण चार कौन कौन से, ये चारों लक्षण हैं वो पढ़ेंगे। और वाइट की जो भी परिभाषा वो भी देखेंगे। पर सभी जो है ना ये संगठन के जितने भी लक्षण है ना प्रशासन के, वो एक ही परिभाषा पढ़ेंगे। लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषाएं पढ़ेंगे। जो लोक प्रशासन वो भी एनसीईआरटी बुक के अनुसार है। तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या क्या है, वुड्रो विल्सन ने क्या कहा, डिमाग ने क्या कहा। फिर एमपी शर्मा ने वर्गीकरण किस आधार पर किया था, किसका? लोक प्रशासन का प्रकृति और क्षेत्र के आधार पर जो वर्गीकरण किया। इनका क्षेत्र कितना है, व्यापक क्षेत्र है या संकुचित क्षेत्र, किसने कहा? व्यापक क्षेत्र के जो समर्थक कौन से थे, संकुचित क्षेत्र के समर्थक कौन से थे, पूरा डिटेल से देखेंगे। फिर लोक प्रशासन का क्षेत्र कितना है, व्यापक दृष्टिकोण और संकुचित दृष्टिकोण दो प्रकार है। फिर व्यापक दृष्टिकोण की परिभाषा है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ ना, इसलिए मैं सब पढ़ा रही हूँ। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, नोट्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में व्यापक दृष्टिकोण की अलग परिभाषाएं दी हुई हैं, संकुचित दृष्टिकोण की अलग परिभाषाएं, प्रशासन की अलग परिभाषाएं, लोक प्रशासन की अलग परिभाषाएं। प्रकृति के आधार पर देखेंगे तो अलग परिभाषाएं होगी, और हम क्षेत्र के आधार पर देखेंगे तो जो मोस्ट जो एग्जाम में बार बार आती है ना वो मैं ज़्यादा बताऊँगी आपको, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि कहाँ से क्या पॉइंट आते हैं एग्जाम में। ये नोट्स दिया हुआ, नोट उसी के अंदर है। ये संकुचित क्षेत्र की परिभाषा है जो एनसीईआरटी में दी हुई। मैंने अभी व्यापक दृष्टिकोण की बताई, अभी संकुचित क्षेत्र की बताई। ये वुड्रो विल्सन थे इसके, और एम रत्ना स्वामी थे। फिर मर्सन ने क्या कहा, ये पूरा डिटेल से है। नेक्स्ट पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट है लोक प्रशासन की पहली यूनिट का। तो दूसरी यूनिट है ना सिद्धांत या संगठन लोक प्रशासन के, उसके तो 3-4 पार्ट मैंने बना लिए, उसकी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। और उसी प्ले लिस्ट में मैं लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र और परिभाषा आज उसी के अंदर वो भी डालूंगी। फिर नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा लोक प्रशासन की प्रकृति, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एकीकृत दृष्टिकोण, प्रबंधित दृष्टिकोण, विज्ञान या कला दृष्टिकोण। यानी कि लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है, विज्ञान है या कला है। और इसके जो ये दो भाग है ना, एकीकृत और प्रबंधीय, ये क्या है इसको पूरा आसानी से। और एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक कौन है, प्रबंधीय दृष्टिकोण के समर्थक कौन है, पूरा डिटेल से नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड ग्रेड, अगर संस्कृत विभाग का आपने सेकंड ग्रेड का भरा है तो वो दिसंबर में एग्जाम है। आरपीएससी की न्यू सेकंड ग्रेड वैकेंसी अभी आने वाली है, जो इलेक्शन के 4 जून के बाद आएगा। तो सेकंड ग्रेड का जो भी आप नोट्स बना रहे हो, जैसे लोक प्रशासन का बना रहे हो, दर्शन शास्त्र का बना रहे हो, समाज शास्त्र के बना रहे हो, तो उसके अंदर पहले आपको सिलेबस लिखना होता है, ज़रूरी होता है। सिलेबस आपको याद है तो आप आराम से सारे नोट्स भी याद कर लोगे। तो सेकंड ग्रेड एसएसटी लोक प्रशासन का ये सिलेबस है। पहले आज मैंने कहा लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे इनकी परिभाषाएं। फिर लोक प्रशासन का जो अनुशासन के रूप में जो मूल्यांकन क्या है वो भी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक के अनुसार ही चलते हैं हम, एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे। और बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल की जो बुक है ना, उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट परिभाषा होगी जो परीक्षा में आ चुकी है, तो वो भी मैं नेक्स्ट पार्ट में धीरे धीरे बताती जाऊंगी आपको, क्योंकि अभी एग्जाम दिसंबर में है। संगठन के सिद्धांत की मैंने काफ़ी वीडियो बना लिए हैं, जिसमें टेलर का सिद्धांत भी पढ़ा लिया मैंने, प्रशासकीय सिद्धांत भी पढ़ा लिया मैंने। और उसके बाद अब हमारा टॉपिक है पोस्ट कार्ड रहा लूथर गुलिक वाला, वो चल रहा है। तो पहले ये 2 यूनिट भी पूरी कर लेते हैं, फिर सेकेंड यूनिट भी पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद निर्णय निर्माण सिद्धांत, अभिप्रेरणा, मनोबल, नेतृत्व, संप्रेषण, ये तीसरी यूनिट है। फिर चौथी यूनिट में ये सब आगे प्रथम प्रशासनिक सुधार और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है ना, प्रश्न इन दोनों से आते हैं लगभग। इनमें से तो बिल्कुल कम ही आता प्रश्न भारतीय प्रशासन के मुद्दों के अंदर से। फिर है जो 5वीं यूनिट है जन शिकायत निवारण, जिसके अंदर लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, ये 3 पॉइंट इसके अंदर हैं। तो लोकपाल, लोकायुक्त का अगर मेरे वीडियो बने होंगे नहीं होंगे तो एक एक क्रम से हम चलते जाएंगे और सारे नोट्स बनाते जाएंगे। तो मिलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक।
आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे हिस्ट्री पढ़ो, चाहे दरअसल कोई भी पढ़ो, लेकिन आपकी जो सब्जेक्ट है ना उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा, यहाँ ये टॉपिक हमारे सिलेबस में था। तो फर्स्ट यूनिट है लोक प्रशासन कार्य क्षेत्र, ये मैंने बताया। लोक प्रशासन प्रशासन का व्यापक अवधारणा है। लोक प्रशासन है ना, ये प्रशासन की व्यापक अवधारणा है। इससे पहले हम प्रशासन शब्द यानी एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ अंग्रेजी में समझते हैं, यानी कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, एडमिनिस्ट्रेट यानी कि प्रशासन करना, और दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस मिनिस्टर, मिनिस्टर से डू मैनेज यानी कि सेवा करना या प्रबंध करना, मैनेज करना, इसका अर्थ है किसका, प्रशासन का। पहले हम प्रशासन पढ़ेंगे, फिर शासन पढ़ेंगे, फिर लोक प्रशासन पढ़ेंगे। इस तरह से हमको आराम से याद समझ में आ जाता है कि प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन क्या होता है और शासन क्या होता है। तो शाब्दिक अर्थ सार्वजनिक व निजी मामलों का प्रबंध करना। सार्वजनिक और निजी मामलों का प्रबंध करना ही क्या है, प्रशासन है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 11 क्लास की बुक है, उसके अंदर पूरा डिटेल से दिए हुए हैं। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिख दिया। प्रशासन मूल रूप से संस्कृत भाषा के शब्द कौन सा है, प्रशास्ता। संस्कृत भाषा का प्रशास्ता शब्द से, इस प्रशास्ता का अर्थ होता था वैदिक यज्ञों का मुख्य पुरोहित होता था ना, पहले यज्ञ किए जाते थे और उसका पुरोहित होता था, उसके लिए प्रशास्ता शब्द बना था, वो संस्कृत भाषा का है। कई बार एग्जाम में आ सकता है कि ये प्रशास्ता किस भाषा का शब्द है, लोग प्रशासन से जोड़ के पूछ सकते हैं वो, तो ये हम समझ सकते हैं ये संस्कृत भाषा का शब्द है। उत्कृष्ट रीति से शासन करना उसका अर्थ होता है। प्रशासन एक ऐसी कला है जिसका संबंध प्रबंध से, यानी कि प्रशासन होगा तो ये प्रबंध होगा, कहते हैं अनुशासन या प्रशासन कहते हैं ना। अर्थ क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर सहयोग से सामान्य उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्ति हेतु जो प्रयास करते हैं, प्रशासन का सामान्य विशेषता, यह जिसका अर्थ हो गया। इनकी जो भी व्यक्ति हैं वो दोनों सहयोग से क्या हो गए, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयास करते रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रशासन। प्रशासन की सामान्य विशेषताएं, यह सर्वव्यापी और सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सामूहिक गतिविधियां हैं, इसे किसी संगठन के माध्यम से संचालित किया जाता है। संगठन प्रशासन का मूर्त रूप है, संगठन के माध्यम से प्रशासन संगठन ही होगा। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम भी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चल रहे हैं ना, जैसे सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं हम, किसके लिए, टीचर के लिए। तो ये टीचर बनना हमारा क्या होगा, लक्ष्य होगा। हम किस संगठन के माध्यम से चल रहे हैं, तो आरपीएससी लोक सेवा आयोग का एक संगठन है, उसी के अंदर जाएंगे। और हम सब टीचर जितने भी जाओ, जैसे कि लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो उद्देश्य और लक्ष्य क्या होता है, जैसे कि मैं एसएसटी की टीचर हूँ तो मैं एसएसटी पढ़ाऊंगी, कोई इकोनॉमी का टीचर होगा तो इकोनॉमी पढ़ाएगा, उसका लक्ष्य है। यानी कि सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं विद्यार्थी के लिए, कितने सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन सबको अलग अलग जाके अपना लक्ष्य पूरा करते हैं। फिर वार्षिक और अर्धवार्षिक एग्जाम होते हैं, फिर उनका भी उद्देश्य और लक्ष्य पूरा हो जाता है। तो इस तरह से सब मिलकर समन्वय सहयोग से अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे कि पुलिस विभाग है, उसके अंदर पुलिस कर्मचारी हैं, तो कहीं भी हिंसा वगैरह हो जाए तो एक पुलिस थोड़ी ना जाएगा, वो सब समन्वय और सहयोग से उस हिंसा को रोकने का कार्य करेंगे। वहाँ मामला जो भी होगा वो शांति व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य एक ही होगा, शांति व्यवस्था स्थापित करना, और सब मिल के करेंगे, उनका लक्ष्य मिल गया। उस तरह से प्रशासन का एक निश्चित लक्ष्य होता है, प्रशासन का भी एक निश्चित लक्ष्य होता है। जिस तरह लोक प्रशासन का अलग निश्चय, जिस तरह प्रशासन का भी होता है। प्रशासन शासन के अंडर में चलती है, जिस तरह राजनीतिक वगैरह होते हैं वो आगे आएगा, मैं समझाऊंगी आराम से। प्रशासन का जो प्रयोग है ना, वो विशाल औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। संगठन होते हैं ना बड़े बड़े, कोई भी संगठन होगा, जैसे कि हमारे यहाँ भी कहीं देख ले तो कहीं कुछ अनुसंधान है, कुछ संगठन है, विश्वविद्यालय संगठन है, हमारे यहाँ देखो तो लोक सेवा आयोग है, कुछ आयोग भी हैं, कुछ संगठन है, वहाँ के लिए औपचारिक संगठन होगा वो, जिसमें प्रशासन के नियम कानून वगैरह होते हैं और उसके अनुसार ही प्रशासन चलता है ना। कुछ विशिष्ट नियमों के साथ ही प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। तो अब है शासन, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से होता है। ये शासन होते हैं ना जनप्रतिनिधि, जैसे कि हमारे यहाँ कौन होते हैं, हमने कहा हम सरपंच चुन रहे हैं, लेकिन हमारे मुद्दे होंगे तो उन मुद्दों को सही करना, यानी कि मुद्दों को हल करने के लिए हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और जनप्रतिनिधि है ना, इसी के अंडर में ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ना, वो काम करते हैं, और ये जाके इनको कहेंगे। और इनका चुनाव के द्वारा निर्वाचन होता है, हम चुनते हैं। जबकि प्रशासन अधिकारी होते हैं, इसका निर्माण योग्यता के आधार पर होता है। नियुक्ति कार्मिक विभाग यानी कि यूपीएससी आरपीएससी द्वारा होती है, तो इनकी योग्यता के आधार पर इनकी नियुक्ति होती है। जबकि इनको हम चुनते हैं, हमारे मुद्दों के साथ चुनते हैं, और ये अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के साथ ही तैयारी करके चले जाते हैं
या मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए। कोई कहता है मैं राष्ट्र के देश की सेवा करूँगा, कोई कहता है मुझे जैसे कि महिला हिंसा को रोकना है, कोई कहेगा बाल अपराध को रोकना है ना। इस तरह से अपने अपने विचार लेके कोई अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में नाम, स्थिति, प्रशस्ति पाने के लिए भी करते हैं कि हाँ मेरा भी नाम होना चाहिए। जैसे कुछ लोग आर्थिक स्थिति से भी हमारे घर की स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए, इस तरह से भी अपनी योग्यता को वो बढ़ाते हैं और ये पद लेते हैं। तो ये अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं और इसको जनप्रतिनिधि, जो हम जनता चुनते हैं, प्रशासन वाले, यह उच्च स्तरीय होता है। इसके उच्च स्तरीय होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जबकि यह शासन के अधीन और अधीनस्थ का ये इनके कार्य में, यानी कि जनप्रतिनिधि होते हैं ना। हमारे यहाँ सरपंच होगा तो सरपंच के अंडर में कार्य कौन करता है, ग्राम सेवक करता है नहीं करता। जिस तरह प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के साथ में कौन कार्य करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं ना। तो वो राष्ट्रपति करते हैं तो राष्ट्र सचिव भी होते हैं, मुख्य सचिव भी होते हैं, वो करते हैं ना। तो इसलिए वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जबकि ये होते हैं जनप्रतिनिधि। ये प्राय विशेषज्ञ नहीं होते, ये विशेषज्ञ नहीं होंगे, इनको जनता द्वारा चुना जाता है। चाहे थम्सअप भी हो, थम्सअप अंगूठा छाप कहते हैं, अनपढ़ भी हो जाए, लेकिन उसे भी जनता चुनती है। लेकिन इनका जो होता ना, ये विशेषज्ञ, ये प्रशासक विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कि प्रशासक विशेषज्ञ होंगे कि कोई पुलिस अधिकारी होगा, कोई इकोनॉमी अधिकारी होगा, कोई इनकम टैक्स वाला होगा, है ना। जिस तरह से अलग अलग फील्ड में अलग अलग जाते हैं, कोई एयरफोर्स में जाता है, कोई नौसेना में जाता है, कोई वायुसेना में जाता है। तो ये विशेषज्ञ होते हैं अपने फील्ड में, जबकि ये विशेषज्ञ नहीं होते, लेकिन इनको भी इन्हीं के अंडर में काम करना पड़ता है। तो विशेषज्ञ होना बहुत, जैसे कि हम सब टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सब हर एक विषय में तो अच्छे हो नहीं सकते, एक विषय में विशेषज्ञ होंगे। जैसे कि मैं एसएसटी में हूँ, हिस्ट्री में हूँ, तो आप इकोनॉमी में भी हो सकते हो, आप सोशोलॉजी में भी हो सकते हो, आप पब्लिक एड में भी हो सकते हो, आप जियोग्राफी में भी हो सकते हो, है ना, हिंदी साहित्य में भी हो सकते हो। हर एक अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। तो वो होते अपनी योग्यता के आधार पर होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो प्रशासन कहलाते हैं, प्रशासक। और यह है शासन। फिर प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों का उद्देश्य एवं प्रकृति के आधार पर किए गए वर्गों का विभाजन होता है। तो उद्देश्य और प्रकृति के आधार पर लोक प्रशासन, निजी प्रशासन। निजी प्रशासन को आराम से समझाऊंगी बाद में, आगे जब आएगा। यह है लोक प्रशासन, जिसका साधारण आदमी या जनसाधारण होता है, सार्वजनिकता का दोहन, यानी कि हमारे यहाँ हमारे जो मुद्दे होते हैं ना, गांव के मुद्दों के आधार पर होगा लोक प्रशासन। हमारी गलियाँ नालियाँ, हमारे नल की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, ऐसी कुछ समस्या होगी, हम सब करेंगे। प्रशासन निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनहित को सुनिश्चित करना, जनहित को, यानी कि ये उद्देश्य लेके आते हैं और ये इन सबको जनप्रतिनिधि इन पर दबाव डालते हैं और ये सारे कार्य क्रियान्वित करते हैं। अब ये प्रशासन की प्रमुख परिभाषाएं। प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया जो सामूहिक प्रयासों से, चाहे वो सार्वजनिक, निजी, सैनिक, असैनिक हो, वहाँ पाई जाती है। कहीं भी पाया जाता है प्रशासन, तो हर एक आपको उसकी समस्या को समाधान करना होता है। लेपा वस्की इसे प्रबंधन कहें या संगठन कहें या कार्यपालिका कहें या लोक प्रशासन, ये कला द्वारा प्रविधि के रूप में ये सभ्य मानव में अनुभव के साथ ही सदा ही जुड़ा रहता है। इनकी लेपास्की कहते हैं। प्रबंध भी कह सकते हो किसको, प्रशासन को। संगठन भी कह सकते हो, कार्यपालिका जो कार्यों का क्रियान्वित करती है, कार्यों का, योजनाओं का बनाना वगैरह होता है ना, तो ये सब कौन कहते हैं, लेपास्की कहते हैं। फिर साइमन क्या कहते हैं, अति विस्तृत अर्थ में, ये सबसे बड़ा अर्थ बता रहे हैं। समान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अति समूहों द्वारा सहयोगपूर्ण ढंग से ही की गई क्रिया क्या है, प्रशासन। इन्होंने कहा बड़े जो विस्तृत अर्थ होता है ना, बड़े विस्तृत में समान लक्ष्य, सबके एक ही लक्ष्य होगा, करने के लिए समूहों द्वारा सहयोगपूर्ण ढंग से की गई क्रियाओं को ही प्रशासन कहा जाता है। साइमन ने कहा था। गुलिक, उद्देश्यों की पूर्ति को उपलब्ध कराने का प्रशासन कहा जाता है। उद्देश्यों की पूर्ति को उपलब्ध कराने को ही प्रशासन कहा है, गुलिक ने कहा था। सिम्पसबर्ग, साइमन ने समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग करने वाले समूहों की गतिविधियों को प्रशासन कहते हैं। पिपनर और पीएसएस ने कहा प्रशासन क्या है, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन संचालन है। यानी कि वांछित उद्देश्य, हम सबका समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक साधनों का संगठन एवं संचालन ही क्या है, प्रशासन है। वांछित उद्देश्य क्या होगा, मानवीय भौतिक भी कह सकते हो। मानवीय, जैसे कि हमारे देश पर किसी का आक्रमण हो रहा है तो पूरी वायुसेना जाएगी, थल सेना जाएगी, जल सेना जाएगी, सब जाएंगे, क्या इन सबका समान उद्देश्य है। सभी लक्ष्य क्या है, यानी कि जो आक्रमण करता है, चाहे चीन आक्रमण कर रहा है, चाहे पाकिस्तान कर रहा है, उन सबको भगाना। तो वांछित उद्देश्यों की मानवीय और भौतिक साधनों का संगठन एवं संचालन ही प्रशासन है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कार्यों के प्रबंध अथवा अपने पूरा करने को क्रिया को बताया। कार्यों का प्रबंध करना और उनका पूरा करना। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ब्रिटेन का काम यही है, कार्यों का प्रबंध करना, कार्यों को पूरा करना।
निग्रो के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री का उपयोग एवं संगठन, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य मानव का तो सहयोग सही, अकेला तो कोई कर नहीं सकता, सामग्री का। अब अगर मानव चले जा रहे हैं, मनुष्य यानी कि सेना चली जा रही है, लेकिन उसके पास हथियार नहीं है, उसके खाने की व्यवस्था नहीं है, उसके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, उसको सुरक्षा नहीं है, बरसात हो रही है तो पानी की सुरक्षा, बरसात हो रही है तो पानी से बचने की, यानी कि बरसात से बचने की, नदी नाले से बचने की सुरक्षा नहीं है, सर्दी हो रही है तो ठंड से बचने की हमारे पास साधन नहीं है, तो क्या हुआ, कैसे लक्ष्य थोड़ी मिल सकते। तो निग्रो जनजाति के कह सकते हो, निग्रो जनजाति को अपनी सुरक्षा के लिए मनुष्य को सामग्री का भी उपयोग और संगठन जरूरी है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य तो है, लेकिन उसकी सामग्री का प्रबंध करना ही प्रशासन है, ये भी प्रशासन है। किसने कहा था, निग्रो ने। वाइट, किसी विशिष्ट उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों का निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय ही कला है। बस 3 पॉइंट याद रखना, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय ही कला है। वाइट क्या है, कला किसकी थी, वाइट की कला थी, जिसके अंदर तीनों आ गए। प्रशासन के लक्षण, मनुष्य और भौतिक साधनों का समन्वय। मनुष्य और भौतिक साधनों का समन्वय नहीं हो सकता तो आप प्रशासन को सुचारू ढंग से नहीं चला सकते, व्यवस्थित ढंग से उसको नहीं चला सकते। दोनों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। साधन भी चाहिए हमारे पास, खाने पीने का जैसे प्रबंध, और हमारे पास हथियार भी चाहिए, और मानव तो होगा तभी तो सब कुछ हो सकता है। लक्ष्य और नीतियों का पूर्व निर्धारण। अब हमें लक्ष्य किससे प्राप्त करना है, कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसके लिए पहले हमें नीतियाँ बनानी पड़ेगी कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ से युद्ध स्टार्ट करेंगे, उस तरह से होगा। जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ आता है पहले, तो हम उसको कहते हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे जब तक आप हमारे सार्वजनिक जो मुद्दे हैं उनको पूरा नहीं करो। जैसे हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, तो पहले वो पूर्व हमारी जितनी नीतियाँ थी ना उसको बायोडाटा बनाएगा और कहेगा आके, अगर उसको जीतना है तो वो कहेगा मैं यहाँ आपके यहाँ सड़क बनाऊंगा, मैं आपके यहाँ वो घर घर नल दे दूंगा, मैं आपके यहाँ अस्पताल बनाऊंगा, आप मुझे वोट देकर जीता है। तो उनका भी लक्ष्य होगा, हमारा भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा, और उनने नीतियाँ बना ली और उनको कार्यान्वित कौन करेगा, प्रशासन करेगा। संगठन एवं मानवीय सहयोग, अब दोनों, संगठन होगा, संगठन तभी बनेगा जब मानव होगा, और मानवीय सहयोग से ही संगठन सुचारू रूप से चल सकता है। फिर है निर्देशन और नियंत्रण, मानवीय गतिविधियाँ, लक्ष्यों की लास्ट में लक्ष्य प्राप्ति होंगे ना, ये समझ सकते हो आप। ये सभी सभी लक्षण है ना टीड की परिभाषा में सम्मानित है, यानी कि प्रशासन वांछित परिणाम की प्राप्ति के लिए मानव प्रयासों के एकीकरण का समावेशी प्रक्रिया है। मानव सब मिलके एक होके जब जो भी कार्य वांछित परिणाम उससे या लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या है, प्रशासन है। अब इतनी देर हमने पढ़ा था प्रशासन, अब पढ़ेंगे लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा, जो एनसीईआरटी में। प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लाभ के हित में जाता हो, लोक प्रशासन कहलाता है। इसका संबंध सामान्य अथवा सार्वजनिक नीतियों से होता है। सार्वजनिक नीतियाँ मैंने अभी समझा दी आपको, वही है सब जो सार्वजनिक हितों में, जो हमारे समाज में, जो हमारे जो गाँव है, कस्बा है, वार्ड में जो भी सार्वजनिक कार्य करवाने, पानी वगैरह, मैंने कहा नल है, सड़कें वगैरह, वही ये मुद्दे हैं। वे गतिविधियाँ आती जिनका प्रयोग सार्वजनिक नीति को पूरा करना और क्रियान्वित करना है। वुड्रो विल्सन क्या कहते हैं, वुड्रो प्रशासन विधि और कानून के विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का काम है। कानून को क्रियान्वित करने का प्रतिक्रिया प्रशासन की क्रिया है, प्रतिक्रिया जो कानून को क्रियान्वित करता हो। लोक प्रशासन का विधि, कानून और क्रमबद्ध, याद करना, तीनों पॉइंट याद रखना, यही काफ़ी है जिसके हमको याद हो जाएगा कि वुड्रो विल्सन है ना, वो क्रमबद्ध कानून की विधि निर्माण की प्रक्रिया में विश्वास करते थे। ऐसी ट्रिक बना सकते हो। फिर दिमाग, प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। क्या और कैसे, यानी क्या, हमें क्या पर दिमाग क्या कहते हैं कि प्रशासन, लोक प्रशासन का संबंध सरकार से। सरकार चाहती है हमें कौन से मुद्दे हैं जिस पर कार्य करना चाहिए और कैसे कार्य करना चाहिए जिसके ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। बस यही तो है, दिमाग कह रहे हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं और उन पर कैसे कार्य करना है, यही है। वर्कर, कानून को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए सरकार जो कार्य करती है, कानून को क्रियात्मक रूप देंगे ना तभी व्यवस्थापिका होता है, वहाँ कानून बनता है, और कार्यपालिका होती है, वहाँ कानून को पास किया जाता है। विलोपी, प्रशासन का कार्य वास्तव में सरकार के व्यवस्थापिका अंग द्वारा घोषित न्यायपालिका द्वारा निर्मित कानून को प्रशासित करने को संबंध कहते हैं, प्रशासित करने को संबंध से है, इसका विलोपी कह रहे हैं। पर्सी मैकविन कह रहे हैं यह सरकार के कार्यों से संबंधित है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हो या स्थानीय। यानी कि जो लोक प्रशासन है ना, वो सरकार के कार्यों से संबंधित है। सरकार जो भी कार्य करेगी उसको क्रियान्वित करने का अपना जो कार्य है ना, वो लोक प्रशासन का है। लोग तो करेंगे, जनता उनको कार्य बताएगी, प्रशासन उसको कार्य को पूरा करेगी। वाल्डो क्या कहते हैं, व्यापक गतिविधि के रूप में बौद्धिकता की उच्च मात्रा युक्त सहयोगपूर्ण मानवीय क्रिया है। ये भी मानवीय क्रिया है। लोक प्रशासन का क्षेत्र और प्रकृति,
तो लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र के आधार पर परिभाषाओं का वर्गीकरण किया है। किसने किया? MP शर्मा ने वर्गीकरण किया था। प्रकृति क्या है इसकी? किसकी? लोक प्रशासन की व्यापक है, जबकि क्षेत्र संकुचित है। किसका? लोक प्रशासन का। ये किसने कहा था? वाइट ने कहा था। वाइट इसके समर्थक हैं। प्रकृति तो व्यापक है, क्षेत्र संकुचित है। प्रकृति और क्षेत्र दोनों ही संकुचित हैं। ये कौन मान रहे हैं? मार्क्स, साइमन और मर्सन। कौन मान रहे हैं? मार्क्स, साइमन और मर्सन मान रहे हैं कि प्रकृति और क्षेत्र दोनों ही इसका संकुचित है, यानी कि कम है, यानी कम है। प्रकृति संकुचित है, क्षेत्र व्यापक है। संकुचित यानी व्यापक यानी बड़ा, संकुचित यानी छोटा। प्रकृति इसकी छोटी है और क्षेत्र इसका व्यापक है। और ये कह रहे हैं, इसके समर्थक है लूथर गुलिक कह रहे हैं किसका? लोक प्रशासन का। प्रकृति और क्षेत्र दोनों ही व्यापक है। तो इसके दिमाग और पिफनर, दिमाग और पिफनर कह रहे हैं प्रकृति और क्षेत्र दोनों क्या हैं? बड़े हैं, यानी कि व्यापक हैं। प्रकृति और क्षेत्र दोनों ही संकुचित हैं। मार्क्स, साइमन, मार्क्स, ऐसे दो तो याद ऐसे ही हो जाएगी। और दो ऐसे याद करो, प्रकृति व्यापक, क्षेत्र संकुचित। वाइट, प्रकृति संकुचित, क्षेत्र व्यापक। लूथर गुलिक, तो लूथर गुलिक का क्षेत्र क्या है? बड़ा है और प्रकृति छोटी है, जबकि वाइट का जो क्षेत्र है ना वो छोटा है और प्रकृति इसकी बड़ी है। ऐसे कंफ्यूज माना हो ना, ऐसे याद कर लेना। फिर है लोक प्रशासन का क्षेत्र। तो व्यापक दृष्टिकोण विलोबी, डिमाग, पिफनर, लूथर गुलिक, साइमन, मार्क्स इसके जो समर्थक हैं। व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण मैं आराम से पूरा डिटेल से समझाऊंगी बाद में। अभी आपको ये शॉर्ट में बनाया, क्योंकि प्रश्न यही पूछा जाता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र है वो व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन से हैं। यहाँ प्रश्न आएगा लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो संकुचित दृष्टि में इनके समर्थक कौन कौन से हैं, कौन कौन मानते हैं, या इसकी परिभाषा आएगी। तो मैं इन तीनों की, इन दोनों की, व्यापक दृष्टिकोण की परिभाषा है, संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषा है, इन दोनों की परिभाषाओं से ही प्रश्न आता है, तो वो मैं बताती हूँ अभी। तो विलोबी है ना, वो कह रहे हैं व्यापक दृष्टिकोण की जो परिभाषा किस किसने दी थी? विलोबी ने दी थी, लूथर गुलिक ने दी थी और दी थी साइमन ने दी थी, और बस तीनों ने दी है। और ज़्यादा से देखें व्यापक दृष्टिकोण में हमें क्या आएगा? लोक प्रशासन की जो क्षेत्र है उसके अंदर परिभाषा, व्यापक क्षेत्र में हमारी सरकार के तीनों अंग, जैसे कि लोक प्रशासन, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका, तीनों के कार्य आ जाएंगे, वहाँ व्यापक दृष्टिकोण होगा। सिर्फ कार्यपालिका द्वारा जो कार्यों का संचालन होता है वो संकुचित यानी कि छोटा अर्थ में होता है। तो विलोबी अति व्यापक अर्थ में शब्द का शासकीय मामलों में वास्तविक संचालन प्रकट करता है। इस प्रकार के शासन को विधायी शाखा, व्यवस्थापिका का प्रशासन और न्यायिक, व्यवस्थापिका, विधायी और न्यायिक तीनों ही आ जाएंगे विलोबी के अंदर, है ना। कार्यों का न्यायपालिका से, प्रशासन कुछ सुचारू रूप से चलाना, इन सब से, ये कह रहे हैं विलोबी। फिर संकुचित अर्थ में केवल प्रशासकीय शाखा की क्रिया को ही सूचित किया जाता है। तो छोटा जो अर्थ है ना उसके अंदर सिर्फ प्रशासकीय शाखाएं होती है, बाकी व्यापक अर्थ में व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका सबका आता है, विधायी का। लूथर गुलिक क्या कह रहे हैं? कार्यपालिका शाखा से जहाँ शासन का कार्य किया जाता है वह स्पष्ट तौर पर व्यवस्थापिका, न्याय शाखाओं के संबंधित समस्याएं भी प्रशासनिक समस्याएं होती हैं। ये कह रहे हैं कौन? लूथर गुलिक कह रहे हैं। साइमन, सामान्य प्रयोग में लोक प्रशासन के अभिप्राय उन क्रियाओं से जो केंद्र, राज्य और स्थानीय। साइमन का इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है, सिर्फ इसको याद रखना है। हम केंद्र पढ़ेंगे, राज्य पढ़ेंगे, स्थानीय सरकार पढ़ेंगे, जिसमें सारे कार्य किए जाते हैं। कौन? न्यायिक, विधायिक और अभिकरण क्रिया इसके अंदर शामिल नहीं होती है। न्यायिक, विधायिक, अभिभाषण, यानी कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा जो संपन्न किए जाते कार्य वो आते हैं, लेकिन इसके अंदर न्यायिक नहीं आएंगे, विधायिक नहीं आएंगे, अभिकरण आदि वो शामिल नहीं किया गया इसके अंदर। ये साइमन कह रहे हैं। व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन में सरकार की तीनों शाखाओं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका द्वारा निष्पादित सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, साइमन का भी है। और व्यापक अर्थ में ये तीनों ही आएंगे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। ये मैं पॉइंट कहीं से नहीं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा समझ में आपको मुश्किल आएगा, लेकिन पॉइंट स्पष्ट है। परीक्षा में प्रश्न यहीं से आता है, संकुचित अर्थ का भी आया हुआ है, व्यापक का भी आया हुआ है। लोक प्रशासन की परिभाषाएं बहुत आए हुए हैं। और अभी हम पढ़ेंगे संकुचित क्षेत्र की परिभाषा जो एनसीईआरटी में दी हुई है। वाइट महोदय ने क्या कहा? इनमें सभी क्रियाएं आ जाती है जिनका प्रयोजन सक्षम सत्ता द्वारा घोषित प्रशासकीय नीतियों को पूरा करना है। जो सत्ता सरकार में आ चुकी हैं, जो कार्य कर रही है, उसके द्वारा जो कार्यों का क्रियान्वयन करना ही क्या है? संकुचित अर्थ में बताया है वाइट ने। वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन कौन है? लोक प्रशासन के जनक है, अमेरिका के। लोक प्रशासन विधि का विस्तृत व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित, विधि को क्रियान्वित करने में प्रत्येक प्रशासकीय क्रिया का क्रिया प्रशासन है। तो बस ये विधि द्वारा जो है वो वुड्रो है। और वाइट ने बता दिया सक्षम सत्ता। ऐसे एक एक पॉइंट याद रखना। राम रत्ना स्वामी, जब प्रशासन का संबंध राज्य अथवा म्यूनिसिपल बोर्ड का
काउंटिंग बोर्ड काउंसिल, जिला बोर्ड, यानी कि जिले में जो सरकारें होती है उसके द्वारा जो राजनीतिक संस्थाओं कामों को साथ होता है, राजनीतिक संस्थाओं के साथ जो कार्यों का क्रियान्वयन होता है उसको एम रत्नास्वामी ने कहा था संकुचित अर्थ है ये भी। तो ये हमारे देख नगर पालिका में म्यूनसिपल बोर्ड है, अकाउंटिंग कौंसिल है, जिला बोर्ड है, इस छोटे स्तर पर ही है, तो संकुचित अर्थ हुआ। और इसकी परिभाषा दी थी एम रत्नास्वामी ने, मर्सन। अब ये लास्ट है मर्सन, किसी कार्य को पूरा करना, उसका उद्देश्य ऐसी योजनाओं को बनाना जिसके अनुसार सरकार की कोई भी नीति सफलतापूर्वक क्रिया कर सके। यानी कि किसी कार्य को पूरा करना जिसका उद्देश्य ऐसी योजनाओं को बनाना जिसके अनुसार सरकार की कोई भी नीति, सरकार की जितनी नीतियाँ वो सफलतापूर्वक हो सके क्रियान्वयन, ये कहा था मर्सन ने। ये एनसीईआरटी में जितनी भी परिभाषाएं दी हुई वो है। और लोक प्रशासन की प्रकृति जिसमें कला या विज्ञान है, और एकीकृत दृष्टिकोण, प्रबंधित दृष्टिकोण नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भैया टीचिंग चैनल को। और जब मुझे टाइम मिलेगा, ये जो पहली यूनिट पूरी हो जाएगी तो मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूँगी कि ये देखो यहीं से ये पर्सन आया हुआ है और ये टॉपिक है, ये यूनिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। लोक प्रशासन के सेकंड पार्ट में मिलेंगे। लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र और परिभाषा बता लिया मैंने। अब पढ़ाएंगे प्रकृति, उसके बाद आगे जो भी टॉपिक होगा वो सारी समझाऊंगी।